आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे मैं जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूँ ये है लक्ष्मी शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ के द्वारा ये जजमेंट डिसाइड किया गया है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 120 बी और आरबीआई एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे कि आरोपी ने चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल पिटीशन फाइल किया एफआईआर क्वैश करने के लिए, जिसे कि हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और जो एफआईआर थी उसको रद्द कर दिया। तो साथियों, ये जो मामला है इस केस की स्टोरी आपसे शेयर करता हूं और ये मुख्यतः ये मामला मैं कहूँगा कि उन लोगों के फेवर में हो सकता है, उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जिनका केस कुछ ऐसा है कि उनके मामले में एक आरोपी पहले ही बरी हो चुका है, लेकिन बाद में पुलिस ने उनको भी इस मामले में आरोपी बना लिया है। तो अगर उस तरह का कुछ मामला है तो ये जजमेंट आपके लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा, आपके मामले में बिल्कुल फिट बैठेगा। तो साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि इस केस में कुछ अन्य आरोपी थे जिनके खिलाफ ये आरोप था कि ये लोग एक चिट फंड कंपनी चलाते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं कि आप पैसा दो, आपका पैसा डबल कर दिया जाएगा, बहुत जल्दी आपको दुगनी तिगनी चौगनी कीमत पैसे की मिलेगी। ऐसा कहते हुए इन लोगों ने भोले भाले लोगों को प्रलोभन दिया और उनको गुमराह किया, जबकि ये जो कंपनी है ये बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। इसकी सूचना डीएम को भी नहीं दी गई थी कि कंपनी इस तरह से यहाँ फंक्शनल है। इसके अलावा इस केस में इस मामले में जितने भी लोग हैं, सारे लोग एक प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में जो आरोपी व्यक्ति था, जो मुख्य आरोपी था, तो उसके खिलाफ ये आरोप था कि उसने ऐसा काम किया, चिटफंड कंपनी बनाई और लोगों को गुमराह किया। लेकिन इस केस को जिस लेडी ने फाइल किया था उसके ऊपर यह आरोप था कि उसने जो मुख्य आरोपी था उसके साथ इस लेडी का जॉइंट अकाउंट था और जो बैंक अकाउंट ऑपरेट होता था वो उसके साथ इस लेडी का था। तो ऐसा आरोप था कि ये लेडी भी इस मुकदमे में इन्वॉल्व है। ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है उसमें इस लेडी का भी रोल है। हाई कोर्ट के समक्ष जो दलील दी गई उसमें सबसे पहले दलील ये थी कि हाई कोर्ट, ये जो लेडी है ये 53 वर्ष की महिला है जो कि हाउस वाइफ है। उसका कहीं से कहीं तक किसी से कोई इस तरह का किसी प्रकार की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात ये कि जिसके साथ कहा जा रहा है कि इसका बैंक अकाउंट है, तो वास्तव में वो व्यक्ति इसका पड़ोसी है और इन दोनों के, इनके परिवार के बीच अच्छे संबंध थे, जिस आधार पे उस व्यक्ति ने इनके साथ एक जॉइंट अकाउंट ओपन करा लिया। अब चूंकि पड़ोसी है इसलिए इन्होंने कभी आपत्ति नहीं किया। तीसरी दलील ये थी कि इस मामले में अन्य जो आरोपी थे, एक पहले मुकदमा चला जिसमें कि उन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने ये नहीं पाया कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो सही है। तो इस आधार पे इस लेडी को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी गवाहों ने बयान दिए हैं इस पूरे मामले में, जो कि दूसरा मामला था जो पहले चला था, उस मामले में जिन लोगों जो गवाह थे उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है उसको सपोर्ट नहीं किया है और साथ में जिनके खिलाफ आरोप था, आरोप भी प्रमाणित नहीं हुआ है, वो डिस्चार्ज हो गए हैं। इस आधार पे ये दलील दी गई कि इस आधार पे ये जो एफआईआर है, जो चार्जशीट है जो इस लेडी के खिलाफ है, उसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए, उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुना, जैसा कि हर केस में होता है। विपक्षी जो सरकारी वकील है, प्रोसिक्यूशन, उसने आपत्ति लिया, कहा गलत है, ये महिला ने अपराध किया है, एफआईआर रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसका केस चलना चाहिए। ये जो भी एविडेंस दे रहे हैं दैट इज़ द सब्जेक्ट टू द ट्रायल में डिसाइड होना चाहिए, ऐसा कहना था सरकारी वकील का। कोर्ट ने दोनों पक्षों के जो सबमिशन थे उनको सुने। उसके बाद कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने पाया कि ये बात सही है कि ये लेडी हाउस वाइफ है, दूसरी इसके पड़ोस में वो रहता है, इनके साथ इनका ज्वाइंट अकाउंट है। तीसरी बात की जो अन्य आरोपी थे उनको पहले के मामले में डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि अपराध को प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने ये पाया कि हाँ, ये बात सही है कि अगर किसी भी मामले में अगर पहले से ही जो आरोपी हैं, जो पहला एक ट्रायल चल चुका है, उसमें
अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है, मुख्य आरोपी को बरी कर दिया गया है। तो जो सह आरोपी है उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं होगा, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। इस संदर्भ में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कोर्ट किया गया, आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये था उमेश वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से। इसमें बताया गया कि when co-accused person are acquitted on the basis of previous statement of the witness, then the continuance of proceeding before the magistrate concerned as far as present accused concern is unnecessary harassment at wastage of time। तो इस प्रकार से कोर्ट नहीं पाया कि अगर पहले ही जो आरोपी है, कोई मुख्य आरोपी, उसके खिलाफ जो मुकदमा है उसमें नहीं पाया गया है कि आरोपी है उसने अपराध किया है, तो अन्य जो आरोपी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का ऐसा कोई फ्रूटफुल पर्पज नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। एक दूसरा जजमेंट है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया कि आप स्क्रीन पे देखिएगा इसको भी। इसमें ये जजमेंट था साथियों अनंत मिश्रा उर्फ अमित मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के नाम से था। इसमें बताया गया कि wherein it has been held that the considering the testimony of witness if one accused is acquitted, no criminal proceeding can be sustained against co-accused on the same set of witness with the same allegation case। मतलब अगर एक ही मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है गवाहों के बयान के आधार पे, तो जो सह आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे मामले हमने देखा है जिसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बरी हो चुका है लेकिन दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ मामला है तो आप भी हाई कोर्ट के समक्ष 482 के अंतर्गत क्रिमिनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं एफआईआर को क्वैश करने के लिए। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जजमेंट यूजफुल होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। आने वाले टाइम में मेरे पास इस प्रकार से जजमेंट आते रहेंगे तो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।